नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे और मैं हूं आलोक। इनकम टैक्स रिटर्न 2026 का फाइलिंग नजदीक आ गया है और लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि किस तरीके से भरना है, क्या टर्म्स हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मास्टर क्लास बना देता हूं। तो यही मास्टर क्लास में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं और उम्मीद ये करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो ना देखनी पड़े। क्या आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है? क्या आपको फॉर्म 16 टैक्स रिफंड्स, एआईएस, फॉर्म 26 एएक्स, टैक्स स्लैब्स, आईटीआर फॉर्म्स और ड्यू डेट समझ नहीं आता है? तो इस वीडियो में आईटीआर फाइलिंग 2026 की पूरी प्रक्रिया को मैंने आसान भाषा में समझाया है। यह वीडियो जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं या जो पेंशनर्स हैं, उन सभी को आईटीआर समझने में, इनकम टैक्स समझने में और इफेक्टिवली अपना रिटर्न भरने में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आप अपना रिसर्च अपने टैक्स एक्सपर्ट के साथ मिलकर के जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकम टैक्स या टैक्स होता क्या है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो देश चलाने के लिए अपनी नागरिकों से टैक्स लेती है और उस टैक्स के पैसे से पब्लिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करती है। तो वो पब्लिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना कंट्री का। अगर मान के चलिए कि डिफेंस इक्विपमेंट्स फॉरेन से खरीदने हैं तो वो परचेज करना, स्कूल्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सारी चीजें आपके और हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से ही होती है। तो गवर्नमेंट उसको जन कल्याण के और कंपनी और इंडिया के कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। तो अगर आपकी इनकम इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है तो आपको सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स आईटीआर क्या है। आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है कि सरकार को हमारे को यह बताना होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितनी इनकम की है, हमने कितनी कमाई की है और उस इनकम पर हमारा कितना टैक्स बनता है। और ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है। देखिए कैसे स्टार्ट होता है। आपकी इनकम है, आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद टैक्स पे कर दिया और अगर आपने टैक्स ज्यादा पे किया है तो इस रिटर्न के जरिए हम सरकार से, गवर्नमेंट से वो रिफंड एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट से हम लोग मांग सकते हैं। तो ये होता है इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिस साल, जिस वर्ष में हमने अपनी इनकम को कमाया है, और असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस वर्ष में उस इनकम का असेसमेंट किया जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये तो कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर 2526। और इसका रिटर्न असेसमेंट नेक्स्ट ईयर होगा 2026-27 में हम रिटर्न को फाइल करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न 2026-2017, यानी आपने जो इनकम पिछले साल कमाई है। और हमेशा जो रिटर्न होता है वो सक्सीडिंग ईयर में ही पेबल होता है। अब देखते हैं कि किसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी इनकम तो बहुत कम है, शायद मुझे इनकम टैक्स रिटर्न एप्लीकेबल नहीं होता है। और कई लोगों को बहुत सारे दूसरे भी कंफ्यूजन्स होते हैं कि मैं क्यों भरूं। लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है। किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए? तो इन इन लोगों को रिटर्न भरना चाहिए, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पेंशनर्स हैं। अगर कोई रेंटल इनकम आ रही है तो वो है। अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। अगर आपको फॉरेन इनकम है या आपके कोई फॉरेन असेट्स हैं, या फिर आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूं। अगर आपका टीडीएस भी कटा है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। और इनकम टैक्स रिफंड
रिटर्न बेसिकली रिफंड्स के लिए होता है। अगर आपका वाजिब रिफंड भरना मतलब बन रहा है तो आपको रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा। रिटर्न मींस रिफंड। गवर्नमेंट को आपने भरा और बोले कि आप हमारे पैसे रिटर्न कर दीजिए, जो आपने ज्यादा पैसा लिया या जो हमारा ज्यादा टैक्स कट गया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या क्या फायदे हैं? तो इनकम टैक्स रिटर्न केवल टैक्स भरने के लिए नहीं होता है, ये एक बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। और इससे क्या क्या फायदे होते हैं, जैसे ये हमको होम लोन लेने में हेल्प कर सकता है, कार लोन लेने में हेल्प कर सकता है। अगर हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत सारे वीजा एप्लीकेशंस में इनकम टैक्स रिटर्न लगता है। अगर आप स्कॉलरशिप्स चाहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो उसमें आईटीआर लगता है। बिजनेस लोन ले रहे हैं तो आपको पिछले 3 साल 5 साल का आईटीआर लगाना पड़ेगा। आप एक क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करते हो तो वो आपके लास्ट 2-3 ईयर्स के जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो भी चेक करना चाहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आपकी इनकम का प्रूफ है और फ्यूचर लोन अप्रूवल में आपको हेल्प करता है। और मजेदार बात जो मैंने ग्रीन में यहां बताया है कि अगर रिफंड बनता है तो पैसा भी वापस मिलता ही है। तो ये आईटीआर भरने के कुछ फायदे हैं। इनकम टैक्स रिफंड एक्चुअली होता क्या है? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, हर महीने एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से आपको हर मंथ आपकी सैलरी में से टैक्स काट के देता रहेगा। और ये मान के चलिए कि लास्ट 12 मंथ में अगर आपने 50,000 रुपए का अगर टैक्स कट गया है, और अगर हम ये चेक करें कि आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 35,000 रुपए ही है, तो 15,000 रुपए आपका ज्यादा पेबल हो गया है टैक्स अथॉरिटीज को, तो वो हमारे को वापस लेना पड़ेगा। और इसी डिफरेंस को हम टैक्स रिफंड कहते हैं, जो कि रिटर्न के जरिए हमारे को मिल जाएगा। तो जितना भी हमने एक्सेस पे किया हुआ होता है, जो हमारे एम्प्लॉयर ने काटा हुआ होता है, जब हम इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद वो डिफरेंस हमारे को पेबल होगा, हमें रिटर्न भरना पड़ेगा और वो रिफंड सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म 16 क्या होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, तो कोई सेल्फ जनरेट नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर का है, तो फॉर्म 16 हमेशा आपका एम्प्लॉयर देता है। और फॉर्म 16 के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं? उसमें आपकी सैलरी की पूरी डिटेल्स होती हैं, आपको क्या क्या अलाउंसेस एप्लीकेबल हैं उसकी डिटेल्स होती हैं, कौन कौन से डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं उसकी डिटेल्स होती हैं, कितना टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कट गया है, कितना टैक्स पे कर दिया है आपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, आपके पैन डिटेल्स क्या हैं, एम्प्लॉयर के डिटेल्स क्या हैं, एम्प्लॉय के डिटेल्स क्या हैं। तो ये सारे डिटेल्स फॉर्म 16 के अंदर होती हैं। और जब भी आपको फॉर्म 16 मिलता है तो वो आजकल डिजिटली साइंड और डिजिटली वेरीफाइड फॉर्म 16 मिलता है। तो अगर आपको भी वो फॉर्म 16 मिलता है तो अब आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको बताई है, आप देख रहे हैं, ये सब कुछ उस फॉर्म 16 में होती है। और जब आपको फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर देता है तो वो एक डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए स्टेप भी बताता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 16 आ गया है, बेसिकली अब तो आ ही गया होगा, सब लोगों ने रिलीज कर ही दिया है, उस फॉर्म 16 में आप अगर वेरीफाइड नहीं है तो डिजिटली साइन का जो कॉलम आता है नीचे, उसको वेरीफाई जरूर कर लें। तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए रिटर्न की दृष्टि से प्लस उसके ओन डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड के पर्पस से फॉर्म 16 एक बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसको हमेशा सेव करके रखिए। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? तो आपके पास पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड जैसे फॉर्म 16 हुआ, एआईएस डॉक्यूमेंट हुआ, फॉर्म 26 एएस है, सैलरी स्लिप्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके सारे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, होम लोन सर्टिफिकेट्स चाहिए जिसमें आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन आती है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी भेजी है या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको तो वो स्टेटमेंट्स लगेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ आएंगे, अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, बिकॉज उसके भी आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर आपने पीपीएफ में, ईएलएसएस में, एनपीएस के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन दे रखा है उसके डिटेल्स चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है तो क्या है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स और इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम या आपका सीए या अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्कआउट कर सकते हैं तो इससे सारा असेसमेंट ये होता है कि आपके सोर्सेज ऑफ
फंड्स, आपको कहां कहां से इनकम आ रही है और वो इनकम कहां कहां पे इन्वेस्ट हो रही है। तो इन सारी तमाम जानकारी से, इन सारे डॉक्यूमेंट से आपको पता पड़ जाएगा कि आपके हाथ में इनकम सोर्सेज और इनकम कितनी है। तो ये होना जरूरी है, इसी के बेसिस पे आप अपना कंप्यूटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म 26AS होता क्या है। मतलब फॉर्म 26AS एक तरीके की ये टैक्स की पासबुक है और इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है कि आपका जो टैक्स सोर्स पे, सोर्स मतलब जहां से आपको इनकम टैक्स कटने के बाद मिलती है, तो वो इस चीज का रिकॉर्ड होता है कि आपका टैक्स किस किस सोर्स पे कितना कितना कटा है और किन डेट पे कटा है। तो 26AS ये सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है। तो आपके टीडीएस की जो पॉसिबिलिटीज है वो कटने की कहां कहां पे बनती है। एक आपका एम्प्लॉयर जब सैलरी देता है तो वो काटता है, एक बैंक जब आपको जैसे फिक्स डिपॉजिट करा रखे हैं आपने बैंक में, या रेकरिंग डिपॉजिट करवा रखा है, या 8%, 7%, 6% का टर्म डिपॉजिट करवा रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो आपको टीडीएस कट के मिलता है। फिर जो कंपनीज के शेयर्स वगैरह होते हैं वो जब भी डिविडेंड इनकम आपको पे करती है तो वो भी टीडीएस पे करती है। और जब आप प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन करते हैं, जो प्रॉपर्टी का बायर होता है उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी टीडीएस का इफेक्ट आता है। तो जितना भी टैक्स आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स पे कर चुके हैं वो 26AS में आती है। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए होना जरूरी है कि क्योंकि जब आप पूरा कंप्यूटेशन बैठाओगे, तो जैसे उस एग्जांपल में हमने ये देखा कि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 50,000 रुपए पे कर दिए हैं इंक्लूडिंग एवरी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका कंप्यूटेशन कभी भी करेक्ट नहीं होगा। इसी से पता पड़ चुका है कि अगर आपकी नेट लाइबिलिटी लेटर से 35,000 रुपए है और आपने 50,000 रुपए पे कर दिया, तो वो इस फॉर्म 26AS से पता पड़ता है कि कितना आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। AIS क्या है? ये एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है और इसमें आपके जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, उसका टोटल लगभग पूरी जानकारी इस AIS फॉर्म के अंदर इंक्लूड होती है। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम किस तरीके से होते हैं। जैसे आपकी एक सैलरी आती है तो उस सैलरी से कितना पैसा आ रहा है वो डिटेल्स होगा, प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक से वो भी होगा, जो कंपनीज के शेयर्स बेच के या कंपनीज जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं वो इनकम भी होगी, म्यूचुअल फंड से जो गेन हुए हैं उसके ट्रांजैक्शंस होंगे, शेयर परचेज से जो आपको कैपिटल गेन होता है, जो पैसा आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस अगर आपने खरीदे बेचे हैं तो वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, और इसी तरीके के अन्य जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो सब कुछ AIS में रिकॉर्ड कर रहते ही हैं। तो फॉर्म 26AS एंड AIS दो मास्टर ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको रिटर्न भरने से पहले जरूर चेक करना ही है। एक आपको जितना 26AS में जितना टैक्स कट चुका है उसका टोटल समराइज्ड डिटेल बताएगा, और एक ये बताएगा कि आपको इनकम कहां कहां से जनरेट हुई है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा ITR फॉर्म भरना जरूरी होता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ITR 1 फॉर्म को सहज बोलते हैं। तो जो सैलरीड पर्सन्स हैं, जिनके पास एक ही घर है, जिनके पास इंटरेस्ट इनकम आती है और जिनकी इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर है, तो उन सबको ITR 1 फॉर्म भरना होता है जिसे सहज बोला जाता है। ITR 2 फॉर्म जिनको बेसिकली जो कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बेसिकली जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची है उस चक्कर में जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शंस हैं, एक से ज्यादा दो घर हैं, आपके पास फॉरेन इनकम का सोर्स है, उनको ITR 2 लगता है। ITR 3 एप्लीकेबल होता है बिजनेस पर्सन के लिए जिनको प्रोफेशनल इनकम्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हैं। और ITR 4 लगता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो प्रोफेशनल्स प्रिजम्पटिव प्रोविजंस के लिए एलिजिबल होते हैं, जो एडवांस टैक्स वगैरह की फाइलिंग वगैरह करते हैं। तो ये इस तरीके के फॉर्म। लेकिन नॉर्मल आदमी को, जो सैलरीड पर्सन है, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में है, इंडिविजुअल बेसिस पे है, उसको ITR 1 ही भरना होता है। तो आपको भी ITR 1 ही एप्लीकेबल होगा। अब डिफरेंस बिटवीन द न्यू टैक्स रेजिम एंड द ओल्ड टैक्स रेजिम। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम अच्छा है, कई लोग बोलते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम अच्छा है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने कैलकुलेशन, अपने कंप्यूटेशन के हिसाब से ये फैसला करें कि आपको कौन सी रेजिम ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सेविंग्स के हिसाब से, आपके इनकम ब्रैकेट के हिसाब से ओल्ड स्कीम अच्छा है, तो आप ओल्ड से अपना ITR भरिए। अगर आपको लगता है कि न्यू स्कीम में आपको ज्यादा फायदा है तो आप न्यू स्कीम से अपना भर सकते हैं। तो हर
आदमी का अर्निंग अलग होता है, उसका टैक्स कंप्यूटेशन अलग होता है। तो आप अपने टैक्स एक्सपर्ट से बात कर लें, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लें कि वो आपको इस चीज़ में क्या राय देना चाहता है। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ओल्ड टैक्स रेजीम होती है उसमें जो डिडक्शन है 80C के और 80D के, वो अच्छे खासे डिडक्शंस मिलते हैं। उसमें होम लोन में भी आपको रियायत मिलती है, और जो HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है उसका भी डिडक्शन और रियायत अच्छी मिलती है। और इसके कंपैरिजन में अगर न्यू रिजीम की बात करें तो न्यू रिजीम में डेफिनेटली एक हद तक लो टैक्स रेट है, लेकिन वहां पे कुछ डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलता है। तो ये एक ब्रॉड डिफरेंस है। तो ये चेक कर लें कि आपकी कंप्यूटेशन में ओल्ड या न्यू क्या चीज फिट बैठती है। अब टैक्स स्लैब की बात करते हैं कि टैक्स स्लैब क्या होता है। कि जैसे समय समय पर हमारी गवर्नमेंट क्या होता है कि टैक्स स्लैब्स अनाउंस करती है, वो एक हर साल के बजट का पार्ट होता है, और वो समय समय में उसमें बदलाव होता है। इसलिए ITR भरने से पहले आप जो भी रेस्पेक्टिव ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो उसके लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब्स को जरूर देख लें, ताकि आपकी कंप्यूटेशन बिल्कुल सही हो। नॉर्मली क्या होता है कि जो टैक्स होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम के स्लैब्स के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में स्लैब रेट्स में कितना डिफरेंस है और डिडक्शंस में कितना डिफरेंस है। उस चीजों को मूल्यांकन करने के बाद ही सारा कंप्यूटेशन निकलता है। तो टैक्स स्लैब गवर्नमेंट नॉर्मली इंडिया के अंदर ये प्रक्रिया है कि जब बजट होता है हर साल आफ्टर 12 मंथ्स उसको रिवाइज करके, भाई इकोनॉमी के इंडिकेटर्स क्या हैं, कंट्री किस तरीके से जा रही है, और बहुत सारा एनालिसिस करके प्लानिंग की जाती है कि भाई किस तरीके से टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए जाएं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अब मैं आपको देखिए ऑनलाइन बताता हूं कि कैसे डिफरेंस कंपेयर करके। तो मैंने गूगल खोल लिया है, मैं इनकम टैक्स की साइट पर चला गया हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ इंडिविजुअल और HUF का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गाइडेंस है, रिटर्न फॉर्म्स बता रखे हैं, टैक्स स्लैब्स है, डिडक्शंस है, सारी जानकारी दे सकते हैं। मैंने टैक्स स्लैब पे यहाँ पे क्लिक किया है। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स फॉर असेसमेंट या 26 27 ये सारे डिटेल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से टैक्स प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल हैं, कितना डिडक्शंस ले सकते हैं, वो डिडक्शंस लेने के बाद आपका कंप्यूटेशन किस तरीके से बैठेगा, सारे फॉर्म। तो ये देखिए टैक्स स्लैब्स फॉर असेसमेंट ईयर 2026 2027 यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत तरीके से बताया कि फाइनेंस एक्ट 2023 has amended the provisions of section 115 BAC. तो न्यू टैक्स रेजिम इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉर द असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, HUF, AOF and jurisdictional person. However, the eligible taxpayers have the option to change to the old tax regime as well. तो by default न्यू टैक्स रजीम है, और टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स जो हम सबको एप्लीकेबल होगा वो इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम में अप टू 2.5 लाख यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं है, और न्यू टैक्स रजीम में अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक ब्रॉड कंपैरिजन हो गया है। फिर 2.5 से 5 लाख में यहाँ पे 5% अबव 2.5 लाख रुपए है, और 4 से 8 लाख में यहाँ पे 5% है अबव 4 लाख रुपीज। 5 से 10 लाख के स्लैब में 12,500 प्लस 20% ऑफ द इनकम अबव 5 लाख, और यहाँ 8 से 12 के स्लैब में 20,000 प्लस 10% अबव 8 लाख रुपीज। तो ये पूरा मतलब साइट के ऊपर ही कंपैरिजन दे रखा है कि कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अबव रुपीज 10 लाख में 1,12,500 प्लस 30% ऑफ दिस इनकम, एंड 12 से 16 के टैक्स ब्रैकेट में यहाँ पे पूरे कंप्यूटेशंस बता रखे हैं कि आपकी इनकम किस स्लैब में फिट होती है, उस हिसाब से आपका टैक्स ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेकेंड है कि फॉर मोर देन 60 ईयर्स एंड लेस देन 80 ईयर्स, तो ये सब कंपैरिजन दे रखा है वेबसाइट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होगा। एक चीज देखिए, इन द ओल्ड टैक्स रेजिम टैक्स पेयर हैव द ऑप्शन टू क्लेम वेरियस टैक्स डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। हाउएवर इन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम विच इज न्यू टैक्स रेजिम, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें इतने आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। तो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, यहाँ पे सरचार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं बियॉन्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड इनकम लेवल्स। तो आप ये सरचार्ज की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बट जो टैक्स कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये सारे बिल्ट होते हैं, तो आपका CA बता सकता है कि जो कंप्यूटेशन वो निकाल करके देते हैं वो मोटा मोटी सही होती है, इन लॉज के हिसाब से ही होती है। तो यहाँ पे सारा मैंने बहुत ढंग से आपके लिए
ये पूरा रिसर्च किया है इस वीडियो के लिए कि कौन कौन से हैं। तो स्पेसिफिकली आपको खुद एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन से डिडक्शंस आपको एप्लीकेबल हैं, कौन से नहीं है, आप ओल्ड रखना चाहते हैं, आप न्यू रखना चाहते हैं। तो देखिए, टैक्स डिडक्शन अवेलेबल टू टैक्स पेयर ऑप्शन फॉर द ओल्ड रेजीम। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिलेशंस में ये डिडक्शंस को बताया गया है। फिर सेक्शन 80C, 80CC, 80CCD, तो अप टू 1.5 लाख रुपए आप ये देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन सब मिला मिलू के कंबाइंड 1.5 लाख रुपए का लिमिट है ओल्ड टैक्स रेजीम में। प्लस एन्युटी प्लान है, LIC वगैरह, तो सब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। काफी सारे डिटेल्स है, अगर किसी को इंडिपेंडेंटली स्टडी भी करना है। ठीक है, ITR भरना है वो तो है ही है, बट एक इंफॉर्मेशन भी है 80D में कौन कौन से डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रेजीम में एप्लीकेबल है, वो काफी विस्तार से और इन डेप्थ बताया हुआ है। यहाँ सेक्शन 80EE आ गया, 80EEB, 80G आ गया है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो टैक्स पेयर्स को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो ऑलवेज जो भी इंफॉर्मेशन साइट के ऊपर अवेलेबल है उसको जाके हमेशा एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल्स फॉर असेसमेंट है 2026 2027। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट्स क्या होती हैं। कि नॉर्मली हर साल 31 जुलाई इज द लास्ट डेट टू सबमिट द इनकम टैक्स रिटर्न। अगर गवर्नमेंट कोई डेट्स में चेंज करती है तो वो बात अलग है, बाकी 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, बट नॉर्मली क्या होता है कि 31 मार्च जो होता है उसके बाद से जो पीरियड है अप टू 31 जुलाई, इस पीरियड में आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट और लग जाता है। क्योंकि 31 जुलाई तो लास्ट डेट ऑलरेडी एक्सटेंडेड डेट होती है, बट अगर देखा जाए तो अगर आपको एडवांस टैक्स पे करने की जानकारी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हाई इनकम ब्रैकेट के अंदर हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप एडवांस टैक्स भर दें और अपनी सारी टैक्स लायबिलिटी 31 मार्च तक ही कंप्लीट कर दें। अदरवाइज इस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट जरूर आता है। और वैसे अगर मान के चले कि कोई ऑडिट केसेस चल रहे हैं तो गवर्नमेंट उसकी डेट्स अलग डिक्लेयर कर सकती है। अगर कोई बिलेटेड रिटर्न है या अपडेटेड रिटर्न है उसके लिए भी डेट्स अलग होती हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर साल जो गवर्नमेंट है वो ड्यू डेट्स में चेंजेस कर सकती हैं, इसलिए ITR भरने से पहले लास्ट ड्यू डेट्स वगैरह सब चेक कर लें। अगर ITR नहीं भरते हैं तो क्या होता है, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज से नोटिस आ सकता है। और अगर आप कोई लॉस है जो डेफर्ड लॉस है, उस लॉस को बुक करके आप अगर फ्यूचर कोई गेन लेना चाहते हैं, क्योंकि लॉस से क्या होगा कि इनकम लेवल कम हो जाता है तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, तो आप वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर रिफंड की स्थिति बनती होगी तो रिफंड नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट लग जाएगा, लेट फीस लगेगी। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह टाइम से नहीं भरा होगा तो कई बार जैसे हाई वैल्यू लोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, वीजा इशू में प्रॉब्लम आ सकती है, और यस, कंप्लायंस रिस्क तो है ही है। हम कॉमन मिस्टेक्स जनरली क्या करते हैं कि जैसे जैसे डेट पास आती है और अगर हम खुद कर रहे हैं और किसी एक्सपर्ट की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो हमसे पैन रॉन्ग हो जाता है, कई बार बैंक रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के इनकम टैक्स ITR फॉर्म्स होते हैं, तो हमें इंडिविजुअल्स एंड सैलरीड पर्सन को फॉर्म 1 लेना होता है, तो आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। फिर एक कैपिटल गेन नहीं दिखा पाए, AIS आपने चेक नहीं किया, 26AS इग्नोर कर दिए, रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है। तो ये सारी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो गलत या इनएप्रोप्रिएट हो सकता है। देखिए, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं। अब इंपॉर्टेंट टिप्स आप ये मान के चलिए कि ऑलवेज फाइल बिफोर ड्यू डेट। लास्ट डेट का इंतजार मत करें, क्या पता लास्ट डेट पे इंटरनेट कनेक्शन हो जाए खराब, या आप बैंक की इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाए। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करें और टाइमली सबमिट करें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हमेशा सेफ रखें अपनी कस्टडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर्म 16 AIS इंफॉर्मेशन, फॉर्म 26 AS। अपने AIS को क्रॉस चेक करें बहुत ढंग से, अब 26 AS फॉर्म को मैच करें और ITR फॉर्म मतलब सही ITM फॉर्म भरें और अपने रिटर्न को जरूर वेरीफाई करें। और वेरीफाई करने के बाद एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना बहुत जरूरी होता है। फाइलिंग प्रोसेस क्या है,
आप अपने एक्सपर्ट से, अपने सीए से बात कर लीजिए। सारा फाइलिंग कंप्यूटेशन करके, आजकल सॉफ्टवेयर है कंप्यूसॉफ्ट करके, एक सॉफ्टवेयर तो मैं भी जानता हूँ। आप सारी डिटेल्स जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तो वो आपको एक कंप्यूटेशन शीट बना देगा, और फोन सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है, कहीं पे कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह सेव नहीं करना होता है। आप ऑनलाइन भर दीजिए, वो आपको बता देगा कि भाई कितना आपकी एक्सेस टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, मतलब आपको कितना और पे करना है। और अगर आपको कोई रिफंड जनरेट हो रहा है तो वो आपको रिफंड भी बता देगा। तो नॉर्मली विद इन टाइम जैसे आप सबमिट करेंगे तो एक्सेस होगा तो आपको तो हाथों हाथ पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर कोई रिफंड या रिटर्न की स्थिति बनती है तो एक टाइमली आपको वो सब कुछ प्रोसेस होने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो है इनके, वहां से आपको टाइमली मैनर में रिफंड भी आ जाता है। अब ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। मैंने गूगल खोल लिया है, यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट का लुक है, कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे सब लॉगिन इंफॉर्मेशन, ई फाइलिंग पोर्टल वगैरह सब कुछ बता रखा है। मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होम पे टैब पे क्लिक कर दिया है, तो हम सीधे उस वेबसाइट पे आ गए हैं जिस वेबसाइट से हम लोगों को ये सारा डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए पूरा गाइडेंस दिया हुआ है, गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, टैक्स स्लैब, रिटर्न फॉर्म्स, कौन कौन से डिडक्शंस लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए सारा डिटेल्स दे रखा है, सारी सुविधा, सारे फॉर्म्स को बताया है। फिर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। नॉन रेजिडेंट्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट है इस साइट के ऊपर। फिर अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिटर्न्स फॉर्म्स, टैक्स स्लैब्स, फॉरेन कंपनी है तो रिटर्न्स, टैक्स स्लैब्स, रिटर्न्स, डाउनलोड्स, ये सब कुछ बता। अगर कोई कंपनी नहीं है, आप आर्टिफिशियल पर्सन हैं, कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, वो कैसे टैक्स भरेंगे। अगर कोई फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो कैसे भरेगी। लोकल अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो कैसे टैक्स भरेंगे। टैक्स प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ई रिटर्न्स, एक्सटर्नल एजेंसीज, टैग डिडक्टर एंड कलेक्टर। फिर आप यहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज हैं, आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर के अपने पढ़ने के लिए और समझने के लिए ये सारे रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बताया था 1 to 7 7 तरीके के फॉर्म है, आपको जो एप्लीकेबल हैं। अगर आप इसके अंदर अपनी कोई डिटेल्ड जनरल इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज करना चाहें तो आप ये सब कुछ चीज़ें फॉर्म डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, कौन कौन सा डेटा और डिटेल्स आपके पास होना ही चाहिए। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर लाइनअप है, और कंसोल काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज का चयन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैंने हिंदी को सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया है कि हिंदी लैंग्वेज किस तरीके से दिख रही है। तो अगर आप हिंदी प्रेफर करते हैं तो आप मोड ऑफ कन्वीनियंस में हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रेफर करता हूं तो मैंने वापस से इंग्लिश कर दिया है। फिर ये हो गया लॉगिन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अपना इस वेबसाइट के ऊपर तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी, जैसे पैन और आधार बेस्ड लॉगिन आईडी है, तो आप इस तरीके का कंसोल दिखता है। तो पैन और आधार कार्ड डाल करके, अपना पासवर्ड डाल करके आप खुद भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो खुद ही अपना आईटीआर फाइल करते हैं, और नहीं तो आप रजिस्टर कर लीजिए। मैंने रजिस्टर पे क्लिक करके बता दिया है कि वो आपका पैन नंबर मांगेगा और पैन बेस्ड आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके दे देगा। फिर यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी होती हैं, डिटेल्स वेरीफाई करनी होती हैं। इस तरीके से आप वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं। तो साइट का जो कंसोल है, इंटरफेस है, वो बहुत सिंपल है, और कोई भी आसान तरीके से जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है वो बहुत ढंग से आप सेक्शंस में जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि वेबसाइट से आप ये इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से है। और हाँ, शुरू शुरू में अगर आप फिनेंस के फील्ड से या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड से नहीं आते हैं तो ये आपको डिफिकल्टी होगी समझने के लिए। तो मैं कहूंगा कि अगर खुद नहीं भर पाते हैं तो ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ योर सीए और एक्सपर्ट एडवाइस। तो यहाँ पे हमने जितने भी फॉर्म्स की बात करी, ITR-1, ITR-2, 3, वो किन किन कंडीशंस में किन ग्रुप्स को एप्लीकेबल होगा, इसकी तमाम सारी जानकारी यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। तो इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन पहले तो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस और सीए से पूछिए, अदरवाइज आप साइट भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फटाफट से उसका आंसर और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन उपलब्ध करवा दूंगा। तो मैं तो नॉर्मली कोई भी चीज साइट पे जाकर ही
वेरीफाई करना पसंद करता हूँ, ये तो मेरी आदत ही है। तो आप भी अगर कोई चीज में कंफ्यूजन हो कभी, एटलीस्ट टैक्स के मामलों को लेकर के, क्योंकि वेबसाइट सब कुछ इजी टू एक्सेस है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। समरी में देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने तमाम तरीके के इनकम टैक्स के बारे में जानकारी, फंडामेंटल जानकारी जान ली है। बुकिश नॉलेज नहीं है, इतना तो सबको आना ही चाहिए, चाहे वो फाइनेंस फील्ड से है चाहे नहीं है। तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर इनकम टैक्स का जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि भाई क्या होता है, कब भरना होता है, किसे भरना होता है, लास्ट डेट क्या है, वो कवर करने की कोशिश किया है। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जाना हमने, फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 26 एएस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों जरूरी है, क्यों ये आपको जानना जरूरी है। फिर एआईएस क्या होता है, टैक्स रिफंड्स क्या होते हैं, टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, पेनल्टी क्यों लग सकती है, और फाइलिंग प्रोसेस क्या होता है जो ऑनलाइन होता है। तो कोशिश किया गया है कि सिंपल लैंग्वेज में पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया जाए, ताकि किसी को और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए लैंग्वेज। और मैंने कंसोल भी आपको बता दिया है कि वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से वेबसाइट्स दिखती हैं इनकम टैक्स के रेस्पेक्ट में, कि भाई गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की साइट्स कैसे दिखती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आज का हमने काफी सारी चीजें कवर कर लिया हैं। तो आपको मैं समझता हूं कि इससे एक ब्रॉड, बेसिक और क्लियर एंड कंसाइज अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। आज कोर ऑब्जेक्टिव था कि भाई एक कॉमन मैन को समझ आना चाहिए, वो 10 वीडियो की बजाय एक वीडियो में सब कुछ जान ले। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो रोजमर्रा की पर्सनल फाइनेंस की जानकारियां हैं वो आपको तुरंत मिलती रहें। और इस तरीके के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फटाफट, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो प्लीज भर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।